सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टावर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए। और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। PM आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू। DRB न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज हम बात करेंगे कांग्रेस की और कांग्रेस के नेताओं की। खासकर इसलिए इस बात को करने का मकसद ये है कि पिछले दिनों जब ममता बनर्जी मुंबई आई थी तो उन्होंने शरद पवार, आदित्य ठाकरे और संजय राउत जैसे NCP और शिवसेना के नेताओं से मुलाकात की थी। माना यह जा रहा है कि वो कांग्रेस को एक तरह से खत्म करना चाहती हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ने के नाम पर। दूसरी तरफ कांग्रेस की अपनी परेशानी यह है कि उसके अपने कई नेता बागी स्वर अपनाए हुए हैं। कांग्रेस इस बात को समझ नहीं पा रही है कि उस पर चौतरफा हमला हो रहा है। उसके अपने पुराने साथी जो उनके बीच के रहे हैं, जिन्होंने अपने अपने दल बना लिए हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को खत्म होते देखना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की तो खैर ख्वाहिश ही है कि कांग्रेस मुक्त भारत हो, उनका नारा ही रहा है। अब अगर कांग्रेस के असंतुष्ट नेता एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं, G23 नामक एक समूह बनाते हैं, तो इसे क्या कहा जाए? ये कांग्रेस की ताबूत में आखिरी कील ठोंकने का तो प्रयास नहीं है। इसी कड़ी में एक बड़े नेता हैं, जम्मू कश्मीर से आते हैं, जम्मू कश्मीर के नेता रहे हैं और पूरे देश में कांग्रेस के संगठन के सबसे प्रभावशाली नेताओं में उनका शुमार होता रहा है। वो हैं गुलाम नबी आज़ाद। इन दिनों गुलाम नबी आज़ाद के स्वर भी कुछ कुछ बागी हो गए हैं और वह कांग्रेस को नसीहतें देते अक्सर प्लेटफॉर्म्स पर कई जनसभाओं में देते नजर आते हैं। इस बीच वो अजब तरीके से, गजब तरीके से जम्मू कश्मीर में बहुत ही सक्रिय हैं। असंतुष्ट ग्रुप 23 समूह के सदस्य गुलाम नबी आज़ाद आजकल जम्मू कश्मीर में लगातार रैलियां कर रहे हैं। उनकी सभाओं में अच्छी खासी भीड़ भी हो रही है। रैली में काफ़ी अच्छी संख्या में लोगों के आने से उत्साहित गुलाम नबी आज़ाद सोनिया गांधी पर अपरोक्ष रूप से बरसते भी हैं। न सिर्फ सोनिया गांधी बल्कि वो बरसते हैं राहुल गांधी पर भी। इनडायरेक्टली प्रियंका गांधी यानी गांधी परिवार को ही वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आज के दौर में कोई आलोचना सुनने को तैयार नहीं है। आलोचना सुनने से पहले, आलोचना करने से पहले थोड़ा सा अपने गिरेबान में भी झांक लेना चाहिए। गुलाम नबी आज़ाद शायद उससे ऊपर उठा हुआ अपने आप को मानते हैं। आत्मचिंतन करने के बजाय वह कांग्रेस नेतृत्व को इस तरह से कटघरे में खड़ा कर रहे हैं मानो उनके साथ अन्याय हो गया हो। अपने युवा काल से लेकर आज तक, अभी हाल के दिनों तक वो राज्यसभा में रहे, मुख्यमंत्री बने, वो कांग्रेस की देन थी। गुलाम नबी आज़ाद निस्संदेह एक अच्छे संगठनात्मक नेता हैं, लेकिन जन नेता कभी उनको माना नहीं गया। आज उनके भीतर की कुलबुलाहट ये साबित कर रही है कि बीते दिनों का ये मजबूत नेता अब कहीं न कहीं छटपटा रहा है। सत्ता से दूर रहने की आदत नहीं है। ये चीज़ अब उनके जो वक्तव्य हैं, जो उनकी क्रियाएं हैं, जो उनके एक्शंस हैं, जिस तरह की वो रैलियां कर रहे हैं, जिस तरह से वो बरस रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें समाहित हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन में जब आयोजित एक जनसभा होती है तो उसमें गुलाम नबी आज़ाद कहते हैं कि वो नेतृत्व को चुनौती नहीं दे रहे हैं, जबकि चीज़ें सही नहीं हैं। वो एक उदाहरण देते हैं, इंदिरा जी के दौर में जब उन्होंने 2 महासचिव बनाने की यूथ कांग्रेस में कहा गया था तो उन्होंने मना कर दिया था और इंदिरा गांधी ने उनकी सराहना की थी। वो दौर कुछ और था। इंदिरा गांधी की तूती बोलती थी। कांग्रेस में अगर 2 लोगों को नहीं भी बनाया गया तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आज अपने आप को बनाए जाने के लिए ही तो जद्दोजहद कर रहे हैं। अगर नहीं बनाया तो आपको तारीफ़ करनी चाहिए। ये एक अजीब तरह की व्याख्या गुलाम नबी आज़ाद करना चाह रहे हैं। आज आज़ाद कहते हैं कि आलोचनाओं को स्वीकार करने की किसी की ताकत नहीं रह गई है।
आज कोई ना सुनने के लिए तैयार नहीं है, ना कहने पर पार्टी से दरकिनार कर दिया जाता है। मैं कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाने नहीं जा रहा हूं। हालांकि राजनीति में यह नहीं कह सकता कि आगे क्या होगा। यह ठीक वैसे ही है जैसे कोई यह नहीं जानता कि कब उसकी मौत होगी। राजनीति में कोई आगे की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। गुलाम नबी आज़ाद राजनीतिक बयान देते देते थोड़ा सा भावुक भी हो जाते हैं और कई चीज़ों पर वो जिहाद जैसे विषयों पर भी वो कहते हैं कि गरीबी के ख़िलाफ़ लड़ना जिहाद है, और जिहादी जम्मू कश्मीर के लोगों को अगर जिहादी बताया जाता है तो ये गलत है। ये उस सरकार के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं जिस सरकार ने वहाँ से धारा 370 हटाने का काम किया था। लेकिन राज्यसभा में जब प्रधानमंत्री मोदी ने और अन्य उनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनकी तारीफ़ की थी, तब गुलाम नबी आज़ाद के चेहरे की रौनक बता रही थी कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा अपने सम्मान में की गई बातों से बहुत ही प्रफुल्लित हैं। और आज़ाद कहते हैं कि जिहाद किसी अन्य धर्म के खिलाफ लड़ना नहीं है, बल्कि जिहाद गरीबी और बेरोज़गारी को ख़त्म करना है, जो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। वो कहते हैं कि किसी भी नेता या पार्टी को अपना दुश्मन नहीं मानते हैं। महंगाई से आम आदमी की परेशानी बढ़ी है और वो ईंधन और सब्जियों और दालों समेत कई दैनिक सामान की कीमतों में की गई बढ़ोतरी को लेकर भी नाराज़ हैं। आज़ाद दावा करते हैं कि मौजूदा सरकार सभी के साथ समान व्यवहार नहीं कर रही और दशकों से यह यहाँ रह रहे लोगों को उनकी ज़मीन से हटाने जैसे जन विरोधी कार्य कर रही है। आज़ाद इस बात को लेकर ज़्यादा नाराज़ है कि वहाँ से धारा 370 हटाई गई है। वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर इसलिए बरस रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मंशा कांग्रेस मुक्त भारत की है। उस पर वो कहते हैं कि जब तक 300 सीटें 2024 में 300 सीटें कांग्रेस के पास नहीं आती तब तक धारा 370 को बहाल नहीं किया जा सकता, और जब 300 सीटें ही कांग्रेस के पास नहीं आएंगी तो वो कैसे बहाल होगी। और वो खुद कहते हैं कि कांग्रेस 300 सीटें पर नहीं आ रही है। उसके लिए प्रयास क्या कर रहे हैं, इसका कोई ठोस जवाब गुलाम नबी आज़ाद के पास नहीं है। ये नेताओं के इस तरह से बयानात से वो साबित करना चाह रहे हैं कि उनका अपनी कोई पार्टी बनाने का इरादा नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि वो आने वाले दिनों में किसी एक पार्टी का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि जब वो कह रहे हैं कि जब आने वाले दिनों में किसी की मौत का कोई भरोसा नहीं है, उसी तरह कौन किस राजनीतिक दल में शामिल हो जाए या कौन सी नई पार्टी बना दे, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, कई बार केंद्रीय नेता, कई कैबिनेट में रह चुके गुलाम नबी आज़ाद, कई संगठनात्मक जिम्मेदारियों, कई प्रदेश के प्रभारी रहे हैं। महाराष्ट्र जैसे बड़े प्रदेश के वो प्रभारी रह चुके हैं। यहीं के महाराष्ट्र के वाशिम से वो सांसद रहे हैं, महाराष्ट्र से। और आज गुलाम नबी आज़ाद सत्ता से बेदखल हैं, दूर हैं। कांग्रेस की स्थिति नहीं है कि उन्हें राज्यसभा में भेज सके। आज उनकी सत्ता से दूरी की कलबलाहट देखने को मिल रही है। वो कहते हैं कि कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। हर बातचीत में धारा 370 हटने के बाद हज़ारों लोगों को जेल भेजे जाने का भी वो आरोप लगा रहे हैं। जो बाहर थे उन्हें राजनीति करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, वो सभी को जगाने का दावा कर रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात न करने के सवाल पर यह भी कहा है कि सभी कांग्रेसी हैं, मगर जब मैं जम्मू और कश्मीर जाता हूं तो केवल कांग्रेस या एक तबके की बात नहीं करता। वो कांग्रेस अध्यक्ष के बारे में कहा है कि कुछ लोगों को काम करने की आदत होती है, लेकिन मुझे ज़्यादा काम करने की आदत है। मैं कछुए की चाल नहीं चल सकता। एक दिन में 16 बैठकें करने का रिकॉर्ड भी मेरे नाम है, ये गुलाम नबी आज़ाद कहते हैं। और वही गुलाम नबी आज़ाद अपने केंद्रीय नेताओं को अपरोक्ष रूप से आज की स्थिति का जिम्मेदार मानते हैं। गुलाम नबी आज़ाद, मनीष तिवारी, कपिल सिब्बल और उस तरह के कई नेता G23 ग्रुप बनाकर कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ एक तरह से बागी रुख अपनाए हुए हैं। अपने अंतर्मन को, अपनी अंतरात्मा को, अपनी आत्मचिंतन की तरफ ध्यान अगर दें और कांग्रेस की तरफ सचमुच में अगर वो सच्चे कांग्रेसी हैं तो उन्हें करना चाहिए। कांग्रेस अपने दिनों को, आखिरी दिनों को गिन रही है। अभी किसी एक नेता ने अच्छी बात कही थी कि कांग्रेस वो बुढ़िया हो गई है जो बिस्तर पर पड़ी है और उसके बस अब गए तब गए से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन
इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जैसे शरद पवार ने कहा, शरद पवार की पार्टी के प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा, संजय राउत जी ने कहा और कई लोगों ने ये कहा है कि कांग्रेस के बिना विपक्ष, सामूहिक विपक्ष की कल्पना अभी फिलहाल अधूरी बात है और कांग्रेस के नेताओं को इस बात को समझना होगा, कांग्रेस के बागी नेताओं को भी इस बात को समझना होगा। धारा 370 के मुद्दे पर जम्मू कश्मीर के नेता गुलाम नबी आज़ाद को भी ये सोचना होगा कि क्या 370 के मुद्दे पर वो ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं, वो वरिष्ठ नेता हैं, उनको पता है कि उन्हें कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है और सही मंच पर क्या कहना है। उन्होंने तलाश लिया है एक बगावत के सुर को। आने वाले दिनों में कांग्रेस में इस तरह के और भी स्वर उठ सकते हैं या फिर किसी तरह से बैठ बिठाकर मामले को दबाया भी जा सकता है। आने वाले दिनों में हम इस पर नज़र रखेंगे, कांग्रेस के कई नेताओं से चर्चा करेंगे और जानना चाहेंगे कि वो सचमुच में एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाने में सक्षम है, क्या वो सत्ता की तरफ बढ़ रही है या उसने हथियार डाल दिए हैं। फिलहाल आपको इससे जुड़ी हुई कोई बात कहनी हो तो आप हमारे संपर्क में रहें, आप हमारे चैनल को लाइक करें, DRV न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रख दें। फिलहाल वक्त तो चला है आप सभी से विदा लेने का। सलमान को, DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।